अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लीडर्स एकेडमी में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर के हवाले से, लेकिन उससे पहले मैं आपको लीडर्स एकेडमी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। लीडर्स एकेडमी बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसमें ग्रेड 8 टू ग्रेजुएशन लेवल तक के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की ऑनलाइन प्रिपरेशन करवाई जाती है। स्टूडेंट्स हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं, उनके रजिस्ट्रेशन के बाद उनका ऑनलाइन प्रिपरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, और एक छोटा सा डेमो भी इसी में ही प्रोवाइड किया जाएगा। तो चले आगे बढ़ते हैं। इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर जो कि पंजाब बोर्ड, फेडरल बोर्ड और आगा खान बोर्ड में पढ़ाई जा रही है। इसके अलावा बाकी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स भी रब्ता कर सकते हैं क्योंकि सिलेबस सेम ही है, जस्ट एग्जाम स्कीम पैटर्न चेंज हो जाता है। और एम टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन, टॉपिक वाइज प्रिपरेशन। हमारा मकसद ये होता है कि स्टूडेंट ना सिर्फ एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के काबिल हो, बल्कि स्टूडेंट में ऐसी एबिलिटीज आ जाएं, उसके पास कॉन्सेप्ट्स हों, ताकि वो उसी टॉपिक से रिलेटेड दूसरे अनसीन क्वेश्चंस को भी खुद टैकल करना सीख ले। डेली टास्क एक्टिविटीज। हर सेशन, हर लेक्चर के बाद स्टूडेंट्स को डेली एक्टिविटीज टास्क दिए जाते हैं, जो कि स्टूडेंट मैनुअली एज आ होमवर्क, जैसे स्कूल कॉलेज से होमवर्क मिलता है, एज आ होमवर्क मैनुअली, या फिर अगर किसी को कंपोजिंग करनी आती है तो वो कंपोजिंग करके भी दे सकता है, ये उसकी अपनी चॉइस है। ये आपने एज आ होमवर्क करके अकेडमी को सबमिट करना होता है। टेस्ट प्रैक्टिस, अकेडमी की तरफ से टेस्ट बना के दिया जाता है जिसमें अकेडमी आपको फ्री हैंड देती है। आप किसी भी सोर्स से हेल्प लेके, चाहे ग्रुप स्टडी करें चाहे इंटरनेट से हेल्प लेके, आपने वो टेस्ट कंप्लीट करके एज अ असाइनमेंट सबमिट करवाना होता है। पास्ट पेपर्स प्रैक्टिस, हर लेक्चर या हर टॉपिक में जो उससे रिलेटेड पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस होते हैं, आपको ड्यूरिंग सेशंस ही पास्ट पेपर्स की भी प्रैक्टिस करवाई जाती है, और जो आप क्वेश्चन खुद करने के काबिल होते हैं वो आपको भी असाइन कर दिए जाते हैं। मॉक एग्जाम, ये अकेडमी की तरफ से एक ऑफर है अपने स्टूडेंट्स के लिए। जो स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर लेते हैं उनके लिए 3 आवर्स एक्स्ट्रा अकेडमी अपनी तरफ से प्रोवाइड करती है, जिसमें जस्ट उनका मॉक एग्जाम लिया जाता है। ये आप लोगों के लिए बेहतर होता है, जिसमें आपको अपनी असेसमेंट हो जाती है, आप कॉन्फिडेंटली फाइनल एग्जाम में जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर बहुत आसान है। हमने जो दिया है व्हाट्सएप नंबर या फिर जो ईमेल है, उस पर आपने एक टेक्स्ट करना है, डिटेल्ड टेक्स्ट होना चाहिए जिसमें आपका नाम, आपका स्कूल, आपकी क्लास, आपका सब्जेक्ट, आपका करिकुलम, आपका टाइम, जिस टाइम पे आप ऑनलाइन अवेलेबल हो सकते हैं क्लास पढ़ने के लिए, टाइम जोन आपने खुद सेट करना है, क्योंकि एकेडमी टाइम प्रोवाइड कर रही है 9 AM टू 10 PM तक। कोई भी टाइम स्लॉट आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं जो आप प्रेफर करते हैं। अगर तो स्लॉट्स अवेलेबल होंगी तो जो आपने सजेस्ट करना है उसी टाइम पे आपको पढ़ाया जाएगा, अदरवाइज अगर नहीं टाइम स्लॉट्स तो आपके साथ इंटरव्यू में डिस्कशन करके मैनेज कर लिया जाएगा। ये इंटरव्यू में कुछ खास क्वेश्चनिंग वगैरह नहीं होने वाली, जस्ट एक फाइनल इंटरव्यू आपकी रजिस्ट्रेशन से पहले एक इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और जो आपने टेक्स्ट करना है जिसमें आपने अपना नाम, स्कूल, ग्रेड सब कुछ लिखना है, उसमें ये 3 क्वेश्चंस के भी आपने आंसर देने हैं, जिससे एकेडमी को अंदाजा होगा कि आपने अपने सब्जेक्ट को कितना पढ़ लिया, कितना प्रिपेयर कर चुके हैं, कितना आपका रहता है और कितना टाइम पड़ा है आपके एग्जाम में। उसके मुताबिक आपके आवर्स कैलकुलेट करके उसी के मुताबिक आपकी फीस बनती है, उसी के मुताबिक टाइम ड्यूरेशन सेलेक्ट होती है कि कितना टाइम आपको प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं एक डेमो क्लास। डेमो क्लास इंडिविजुअली हर एक स्टूडेंट को प्रोवाइड करना मुश्किल है, इसीलिए हमने यूट्यूब पे ये अपलोड कर दिया कि आप यहाँ से देख के अंदाज़ा कर लें कि आप लीडर्स एकेडमी से पढ़ना चाह रहे हैं या नहीं पढ़ना चाह रहे, क्योंकि हर स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है कि उसको पता चले, एक डेमो क्लास हो जाए, उसको पता चल जाए कि क्या मुझे वाकई इस एकेडमी से समझ आएगी या नहीं आएगी। तो आप अपने अपने इंटरेस्ट के लिए ये डेमो देख सकते हैं। डेमो के लिए हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 1 से एक टॉपिक उठाया है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद प्रीवियस कंसेप्ट। ये बहुत बेहतर होता है कि जब भी आप कोई नया टॉपिक, कोई नई चीज सीखने लगे हो, तो उससे रिलेटेड प्रीवियस कंसेप्ट्स को रिवाइज कर लिया जाए। तो देखते हैं, कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको देखते ही याद आ गई होगी कि मैट्रिक में हमने ये पढ़ी थी। इसको सॉल्व करने के आप मेथड भी जानते होंगे। 3 टूल्स होते हैं हमारे पास, या तो फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, या बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, उसमें हम इसके कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स को सब्स्टिट्यूट करके एक्स के रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो हमने ऑलरेडी इसको सॉल्व करके ये आपके सामने
लिख दिया है, लेकिन मैं आपके लिए रिवाइज करवा देता हूँ। हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूं होता था, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब अगर आप अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखें तो ए भी वन है, बी भी वन है और सी भी वन है। आप इनको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे। आप देखेंगे कि आफ्टर सब्सटीट्यूशन ये बी स्क्वायर वन ही होता है, माइनस 4 इंटू वन ये भी 4 ही बनेगा, 2 इंटू वन ये 2 बन जाएगा। आपके पास x इज इक्वल्स टू -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट ओवर 2 ये बन रहा है। अब अगर आप इन दोनों रूट्स को अलग अलग सेपरेट करके देखें तो यही बन जाएगा जो हमने लिखे। तो बेसिकली मेरी एम ये थी कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके अक्सर इस तरह के आंसर्स देखते हैं जिसमें हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर होता है, और आप इसका जब आपने चेक करनी होती थी कि रूट्स किस टाइप की हैं तो वो फिर आप डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला यूज करके फिर बताया करते थे कि नॉट रियल रूट्स आएंगी। नॉट रियल रूट्स वाला केस यही था जिसमें आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर बनता है। जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर बने तो उसको कैलकुलेटर भी सॉल्व नहीं कर सकता। इसको हम कहते हैं विच आर नॉट रियल रूट्स। रियल नंबर से तो हम बाहर निकल गए, तो फिर हमें एक बड़े सेट को भी पढ़ना चाहिए जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाते हैं। एज अ स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर डजंट एग्जिस्ट इन रियल नंबर्स, दिस दैट्स व्हाई इन मैथमेटिक्स स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आयोटा। ये डिफाइन किया जाता है कि -1 का जब स्क्वायर रूट लिया जाता है तो ये आयोटा के इक्वल है। तो इसी से हमें ये भी पता चलेगा कि -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। ओके, अब अगर आप देखें ये आपके पास जो स्क्वायर रूट -3 लिखा हुआ था इसको यूं भी आप लिख सकते हैं -1 इंटू 3 स्क्वायर रूट, और इनके स्क्वायर रूट अलग अलग भी लिखे जा सकते हैं। -1 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट, और इसको आप आयोटा कह सकते हैं। मतलब आपके पास बन जाएगा आयोटा स्क्वायर रूट 3। आप देखिएगा आपकी ये जो रूट्स हैं ये फिर क्या बन जाती हैं, दिस मेक्स आवर अबाउट रूट्स एज दिस, ये बन जाएंगी हमारी रूट्स। तो हमारी रूट्स में हमारे पास ऐसा कुछ बन गया कि एक रियल नंबर है हमारे पास, एक और रियल नंबर है, एक रियल नंबर के साथ आयोटा नहीं है और एक रियल नंबर के साथ आयोटा है। तो जब ऐसे नंबर्स हमारे पास आ जाएं तो इनको हम कहते हैं दीज आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड complex numbers, and in more general way we can write as x is equals to a plus iota b, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं z is equals to x plus iota y। तो अब पता चल गया ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं। एक्चुअली ये a और b रियल नंबर्स ही होते हैं। फ्रैक्शनल नंबर हो सकता है, रैशनल है, इरेशनल है, जैसा भी है नंबर आपके पास रियल नंबर होगा। एक रियल नंबर ऐसा होगा जिसके साथ आयोटा नहीं है, एक रियल नंबर ऐसा होगा जिसके साथ आयोटा है। अगर इस तरह आपके पास कोई नंबर बन जाए तो इस तरह के नंबर को हम कहते हैं दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिख देता हूँ 2 प्लस आयोटा 3, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास 0 प्लस आयोटा ऐसे भी आ सकता है, और ऐसे भी आ सकता है 1 प्लस 0 आयोटा। ये सारे के सारे आप कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हो। इसका मतलब आपके पास हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 4, 4 इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा है क्योंकि आप 4 को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, तो ये हो गए कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स। Let z be a complex number and defined as this। z जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो इस टाइप का होता है, उसमें एक आपके पास ये नंबर है, एक ये नंबर है, और दोनों में से एक के साथ आयोटा लगा होता है। इस तरह के नंबर्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ओके, here x is real part of complex number z and y is imaginary part of complex number z। ये नंबर जो है इसको क्या कहेंगे, दिस इज रियल पार्ट। ओके,
एंड ये जो y है इसको क्या कहेंगे, दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे एक याद रखने वाली बात जो है, अक्सर स्टूडेंट इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम कहते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसके रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके लिखें। तो यहाँ पे आपके पास रियल पार्ट इज इक्वल्स टू एक्स है, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल्स टू वाई है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ, 2 + i5। तो यहाँ पे रियल पार्ट जो है, रियल पार्ट ये है आपके पास 2, एंड इमेजिनरी पार्ट जो है ये आपके पास 5। आपने देखा इमेजिनरी पार्ट में हमें यहाँ पे आयोटा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। इमेजिनरी पार्ट वो वाला नंबर होगा जो आयोटा के साथ लगा हुआ है, होता वो भी रियल नंबर है। तो इसका मतलब x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। एक्चुअली ये रियल नंबर्स होते हैं और इन दोनों में से किसी एक के साथ आयोटा लग जाता है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप ऑर्डर्ड पेयर में भी शो कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी पॉइंट शो करना चाह रहे होते हैं, ग्राफिकली शो कर रहे होते हैं, कोई पॉइंट है तो पॉइंट आप कैसे, ये एक्स डिस्टेंस और वाई डिस्टेंस को आप देख के ये पॉइंट लगा देते हैं और ये एक्स कोऑर्डिनेट जितना बन रहा होता है वो लिखते हैं, फिर ये जो वाई कोऑर्डिनेट जितना बन रहा होता है वो लिखते हैं, और इस तरह से ऑर्डर पेयर में इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं ग्राफिकली। तो इसी पॉइंट की तरह आप जो है इसको ऑर्डर पेयर में शो कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। लेकिन इसमें याद रखने वाली ये बात है कि ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट नंबर होगा वो रियल पार्ट का लिखा जाएगा, जो सेकंड नंबर होगा वो इमेजिनरी पार्ट लिखा जाएगा। और ये भी याद रखना है कि आपके ऑर्डर पेयर में आयोटा नजर नहीं आएगा, ठीक है। ये आयोटा अंडरस्टूड होगा कि ये सेकंड वाले के साथ आयोटा है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को मैंने इस तरह से लिखा हुआ है, ये 2 8, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, मैंने बोल दिया है कि दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको वापस कार्टेशियन फॉर्म में अगर लिखना हो तो कार्टेशियन फॉर्म में हम इस तरह से लिखेंगे, 2 + i8, ठीक है। इसी तरह अगर आपने ये लिखा हुआ 2 - 1 ये है, तो इसको कैसे आप लिखेंगे, 2 - iota, ठीक है। ओके, तो आप इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द कॉम्प्लेक्स नंबर z कैन बी प्रेजेंटेड एज अ पॉइंट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस एज। आपने यू करना है कि आपका ये ऑर्डर पेयर तो बन ही जाता है एक्स वाई, ठीक है। तो आप देखें कि ओरिजिन से यहाँ तक अगर आपका ये एक्स यहाँ पे और ओरिजिन से वाई यहाँ तक ये, तो आपने जब भी पॉइंट को मार्क करना है तो आपने एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को देखते हुए ये पॉइंट मार्क करना होता है, और इस पॉइंट को आप ओरिजिन से कनेक्ट करके इस तरह से अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पोलर फॉर्म्स आपको पता है कि पोलर फॉर्म कोऑर्डिनेट एक्सिस में जब एक्स वाई ये हमारे पास पॉइंट होता है तो इसी को रिप्रेजेंट करने के दूसरे कोऑर्डिनेट्स ये होते हैं आर एंड थीटा, ठीक है। अगर आप अपने ये जी कॉम्प्लेक्स नंबर का वही डायग्राम जो भी हमने देखा था उसको देखें तो आपको ये नजर आ रहा होगा, ये है हमारे पास y, ये है x, और इसको अगर आप फोकस करें तो दिस इज अ ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल बन रही है, एंड दिस इज इट्स एंगल। ये जो आपके पास पॉइंट यहाँ से वहां तक गया है, वहां जाके टर्मिनेट हो गया है, तो एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, तो वो एंगल भी आप लिख देंगे साथ में। तो अब इस फिगर को अगर हम स्टडी करते हैं, इस फिगर को स्टडी करते हुए अकॉर्डिंग टू डायग्राम आप देख सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय आर एंड साइन थीटा इज इक्वल टू वाई बाय आर। ये कैसे, आपको मैट्रिक्स से याद आ गया होगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होता है। तो आप देखो कि परपेंडिकुलर यहाँ पे y है और हाइपोटेन्यूस r है, ठीक है। इसी तरह cos क्या होता था, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो बेस हमारे पास x है और हाइपोटेन्यूस क्या है, r। इन्हीं को आपने यूं कर लेना है कि ये तो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए, और इनको अगर आप
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को अलग करना चाहें तो आर इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा आ जाएगा। एक और हमने देखा हुआ था टेन थीटा, जो कि परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, उसको भी यूज कर लेते हैं। परपेंडिकुलर यहाँ पे y है, बेस x है, और अगर आप थीटा को सेपरेट कर रहे हैं, थीटा को सेपरेट करेंगे तो टेन इधर से उधर जाके इनवर्स मैप हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। ये हमारे पास इक्वेशंस यूज होंगी इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स में कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। नाउ जी एक्स प्लस आयोटा वाई बिकम्स, अगर आप देखो x की जगह पे हमने r cos थीटा सब्सटीट्यूट कर दिया है, आयोटा अपनी जगह पे ही रहा है, और y की जगह पे r sin थीटा को रिप्लेस कर दिया है। तो इनको थोड़ा सा और आप रिड्यूस कर सकते हैं, r को कॉमन ले लें और इसको हम आर सिस थीटा भी कह सकते हैं, जहाँ पे सी कॉस को और एस साइन थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, दरमियान में आई जो है ये आयोटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर और थीटा वही के वही रहे हैं। और यहाँ पे जस्ट एक आर को कैलकुलेट करने की बात रह गई है, क्योंकि आप अगर आपके पास इस टाइप का जी कुछ दिया हुआ है, टू प्लस आयोटा थ्री दिया हुआ है, इसको आपने पोलर कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या करेंगे, आप यूं करेंगे कि आपको सबसे पहले इसका थीटा पता होना चाहिए, ठीक है, एंगल पता होना चाहिए, और दूसरी बात ये कि आपको आर पता होना चाहिए। आर कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर आप इसका स्क्वायर करके और इसका स्क्वायर करके एडअप कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बन जाएगा, जो कि आपको पता है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये आइडेंटिटी यूज होती है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तो यहाँ पे वन आ जाएगा। इसका मतलब आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आर बनेगा, ठीक है। तो आपको आर का पता होना चाहिए ये कैलकुलेट करने के लिए। आर कैलकुलेट करते हुए आप इन वैल्यूज को यूज करते हुए, अपने कार्टेशियन वैल्यूज को यूज करते हुए आप आर कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको थीटा पता होना चाहिए, तो थीटा आप इसको यूज करते हुए कर सकते हैं। यहाँ भी आपकी वाई और एक्स की यही वैल्यूज यूज होंगी, मतलब 3/2 और 10 इनवर्स है आपके पास। यहाँ से थीटा भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब था हमारे पास ये कार्टेशियन फॉर्म में, आपने इसी से थीटा भी कैलकुलेट कर लिया, इसी से आर भी कैलकुलेट कर लिया, और उसको इनमें सब्सटीट्यूट कर देंगे कि जो आपका आर निकल रहा है वो भी सब्सटीट्यूट कर देंगे, और जो आपका थीटा निकल रहा है वो भी सब्सटीट्यूट कर देंगे, कुछ भी जो भी एंगल निकला है, ठीक है। तो इस तरह से आप पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पोलर फॉर्म से वापस कार्टेशियन में भी इन्हीं इक्वेशंस को यूज करते हुए आप वापस कार्टेशियन में भी अपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ आर का फार्मूला भी मैंने लिख दिया, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी बेसिक रूल्स जैसे कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है, ये खासी अहमियत रखते हैं। इसका एडिशन रूल कुछ यूं है कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो उनको आपने इस तरह से ऐड करना है कि आप इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड को ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है राइट साइड पे भी इनके ये जो ऑर्डर पेयर्स हैं ये ऐड हो जाएंगे। तो इसमें याद रखने वाली बात ये है कि रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, ठीक है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा, ठीक है। दरम्यान में कॉमा वैसे ही रहेगा। हाँ, ये मैंने ऑर्डर पेयर में समझाया, अगर आपके पास कार्टेशियन में हो तो कार्टेशियन में भी सिमिलर वेज में आप इसको कर सकते हैं। आप यूँ करेंगे z1 प्लस z2, और इनके जो कार्टेशियन कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं इधर लिख लेंगे, और यहाँ पे भी यूँ ही करेंगे कि आपने रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट को ऐड कर दिया और इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी को ऐड करेंगे। और यहाँ पे आपको पता था आयोटा कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें। अगर आप इसको वापस वही पोलर फॉर्म में लिखें, सॉरी पोलर फॉर्म कह रहा हूँ, ऑर्डर पेयर्स में लिखें, तो यहाँ पे आप कॉमन लगा के y1 प्लस y2, यहाँ पे आयोटा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखेंगे कि जो ऊपर ऑर्डर पेयर में दिखाया है वही बन रहा है, और इस ऑर्डर पेयर को अगर आप चेंज करें तो यही बन जाएगा। आप किसी भी फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इस तरह से ऐड कर सकते हैं, रियल पार्ट के साथ ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट
इमेजिनरी पार्ट के साथ। जैसा रूल एडिशन के लिए, सिमिलर वेज में सब्ट्रैक्शन के लिए। मतलब अगर आपके पास यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आ जाती है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और ये माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। सिमिलर वेज में अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन और एडिशन बिल्कुल सिमिलर ही हैं। रियल रियल के साथ सिंप्लीफाई होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ सिंप्लीफाई होगा। इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमारे पास यूं ऑर्डर पेयर्स में दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं, तो आप इनको ऐड करेंगे, ऑर्डर पेयर्स भी लिख लेंगे एडिशन फॉर्म में। और आपको पता है कि रियल पार्ट के साथ ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करना है। अब इनको बस सिंप्लीफाई कर लें, आपका रिजल्ट आ गया। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने के बाद हमारे पास एक और कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, 8 प्लस आयोटा, पार्टीजियन में लिख सकते हैं वापस। लेकिन एक बात याद रखनी है, आपको क्वेश्चन अगर ऑर्डर पेयर्स में दिया हुआ है तो आंसर भी ऑर्डर पेयर्स में होना चाहिए, और अगर क्वेश्चन आपको कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है तो आप बेशक उसको ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट करके आसानी से सिंप्लीफाई करके, लेकिन एट द एंड आपका रिजल्ट जो आंसर है वो आपको कार्टेशियन में ही लिखना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। दूसरी एग्जांपल लेंगे जो कि कार्टेशियन के लिए लिया हमने। कार्टेशियन भी इसी तरह ही ऐड होंगे। आपने यूं करना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेफ्ट साइड पे इनको ऐड करके, ये आगे राइट साइड पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जैसे लिखे हुए थे उनको आपने जस्ट सिंप्लीफाई इस तरह से करना है कि रियल पार्ट के साथ ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा, एंड दिस विल बिकम्स दिस। मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन रूल थोड़ा सा टफ है इसका, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उनको मल्टीप्लाई करने के लिए हमने ये फॉर्मेट में लिख लिया, और इसका मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर पेयर के लिए ये फॉर्मूला है। आप यूँ करते हैं कि आपने इन दोनों का प्रोडक्ट लिखना है, इन दोनों का प्रोडक्ट विद सिंबल चेंज, ठीक है। y1 और y2 का प्रोडक्ट यहाँ पे पॉजिटिव बन रहा था, हमने नेगेटिव लिख दिया। और फिर उसके बाद इसका y2 के साथ प्रोडक्ट, x1 और y2 के साथ प्रोडक्ट, और फिर ये y2 का प्रोडक्ट y1 का प्रोडक्ट y2 के साथ। तो आप ये देख लें कि जब x x के साथ और y y के साथ होगा, ये एक रियल पार्ट बनेगा। मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कहाँ से बनेगा? दो रियल नंबर जो थे उनके आपस में प्रोडक्ट से, दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो थे, दो कॉम्प्लेक्स पार्ट जो थे उनका आपस में प्रोडक्ट करने से हमारा रियल पार्ट बना है, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। इसी तरह ये जो मिक्स हैं, रियल और इमेजिनरी, इमेजिनरी और रियल, इनके साथ आयोटा बच जाता है, इसलिए ये इमेजिनरी पार्ट में फॉल करेंगे। इनको ज़रा क्लियरली समझने के लिए हम कार्टेशियन में जाते हैं कि ये माइनस दरमियान में आया क्यों था। अब अगर आप गौर करें कि कार्टेशियन वाले हम बड़ी आसानी से सिंपली इनको मल्टीप्लाई करेंगे, x1 x2 से मल्टीप्लाई होगा, एंड x1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा आयोटा y2 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएंगे। इसी तरह जब हम आयोटा y1 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा y1 x2 आ जाएगा। इस तरह आयोटा y1 को जब आयोटा y2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर y1 y2 आ जाएगा। अब अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, तो यहाँ पे -1 हम रिप्लेस कर देंगे। ये आ गया हमारे पास नेगेटिव y1 y2। अब हमारे पास वो वाली टर्म्स जिनके साथ आयोटा है वो अलग कर लेंगे, और वो वाली टर्म्स जिनके साथ आयोटा नहीं है वो अलग। ये दो टर्म्स हैं इनके साथ आयोटा नहीं है, और ये दो टर्म्स थी इनके साथ आयोटा था। ये इमेजिनरी पार्ट है और ये हमारा रियल पार्ट। अगर आप इसको ऑर्डर पेयर में लिख के देखें तो सेम यही बन रहा है जो ऊपर हमने रिप्रेजेंट किया है। फार्मूला को याद रख लेना है, और अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी, मैं तो सजेस्ट यही करूँगा कि आप इस तरह का कार्टेशियन फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर लें। अगर आपको ऑर्डर पेयर दिया हुआ है उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करके
फिर अपनी आसानी के लिए ब्रीफली उसको ठीक से मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे आयोटा की वजह से नेगेटिव आना है और इसने आयोटा के बगैर वाला नंबर बन जाना है, उसको ध्यान से सॉल्व करें। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और हमने अभी कहा था कि जो रियल पार्ट बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट बनता है, उसमें प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ वाई वाई आता है। ठीक है, तो क्या बनेगा, 5 3 ज़ा 15, -15 बनेगा क्योंकि 3 नेगेटिव था, एंड 4 2 ज़ा 8, दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं इसलिए 8 पॉजिटिव बन रहा है। जैसा नंबर बने उसका सिंबल चेंज करके लिखना है। 8 पॉजिटिव बन रहा था तो हमने -8 लिखना है, क्योंकि 4 के साथ वाला आयोटा और 2 के साथ वाला आयोटा आयोटा स्क्वायर बन रहा था, मतलब एक्चुअली 8 आयोटा स्क्वायर 8 बन रहा था। तो आपका ये आयोटा स्क्वायर 8 को नेगेटिव भी तो कर देगा। तो इस तरह से आपके पास -15 -8 आएगा। उसके बाद अगर आप देखें कि आपने फिर क्या करना था, अपने ये एक्स कोऑर्डिनेट को इधर वाई कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो ये आएगा -10। फिर आपने इसके वाई कोऑर्डिनेट को इधर एक्स कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो ये बनेगा +12। तो देखते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप में यही हुआ है, और फिर इनको सिंप्लीफाई करके फाइनल रिजल्ट लिखिए। कार्टेशियन में दिए हों तो ये ज़्यादा इजी होते हैं, इनमें मल्टीप्लिकेशन आसान होती है क्योंकि इसमें तो हमें माइंड में याद रखना पड़ता है कि क्या करना है, यहाँ पे इसका सिंबल चेंज करना है। लेकिन इसमें हमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, हमने बस मल्टीप्लाई करते जाना है और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर बनाएगा, उसकी जगह पे -1 को सब्सटीट्यूट कर देना। तो देखते हैं, ये आसान है। अब आपके पास ये है कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यहाँ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख लिया है, और 2 3 ज़ा 6, ओके 6 आ गया, एंड 2 7 ज़ा 14, साथ में आयोटा रहेगा। फिर आपने आयोटा 6 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो आयोटा 18 आ जाएगा। फिर आपने आयोटा 6 को आयोटा 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो आयोटा स्क्वायर 42 आ जाएगा। ये आयोटा स्क्वायर जो है इसको फिर 42 को -42 बना देगा। बस इतनी सी बात थी, और फिर आपका रिजल्ट कुछ यूँ बन जाएगा। आपने रियल नंबर्स जो आयोटा के बगैर वाले हैं उनको आपस में सिंप्लीफाई कर लेना है, जो कॉम्प्लेक्स वाले थे जो आयोटा के साथ थे उनको आपस में सिंप्लीफाई कर लेना है। आपके पास लास्ट रिजल्ट जो आएगा वो कुछ यूँ बन जाएगा। आपका ये रियल पार्ट है और ये 32 इमेजिनरी पार्ट है, और ये साथ में कॉम्प्लेक्स, मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही बना है। जैसे प्रोडक्ट हमने सीख लिया, इसी तरह डिवीजन भी, डिवीजन थोड़ी सी टफ होती है, उसमें टेक्निक यूज होती है, और टेक्निक को यूज करते हुए हम फिर मल्टीप्लिकेशन रूल ही कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करते हैं। वो टेक्निक आगे हम एक प्रॉब्लम में सीख लेंगे। ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे ऑपरेशंस क्या क्या लगते हैं। हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनको तभी इक्वल कह सकते हैं जब रियल पार्ट के इक्वल हो। ये जो रियल पार्ट था और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, ये दोनों जब इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो, तभी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इक्वल कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, दिस इज -1 प्लस आयोटा 3, और मैं कहता हूँ कि Z1 इज इक्वल्स टू Z2, तो फिर इसका मतलब है कि अब्सोल्युटली आपका Z2 जो है उसका रियल पार्ट होगा -1, और उसका इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो होगा 3, क्योंकि हम जानते हैं कि Z2 जो है Z1 के इक्वल है, और Z1 का रियल पार्ट -1 था और इमेजिनरी पार्ट 3 था। तो इनको यूज करते हुए हम इक्वलिटी तभी होल्ड करेगी जब आपके पास दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे, रियल के इक्वल हो और इमेजिनरी के इक्वल हो, तभी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास
कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई किया जाए तो वो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंदर दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यूं लिखता हूँ कि मेरे पास z1 है -1 प्लस i7, और मैं कहता हूँ कि मुझे कैलकुलेट करना है 3z1। तो मैं यूं करूँगा, 3 को इधर भी मल्टीप्लाई कर देना है, और ये 3 इंडिविजुअली अंदर दोनों के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 × 1 = -3, और 3 × 7 = 21 होता है, तो i 21। इस तरह से आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। उसके बाद है आपके पास एडिशन रूल। एडिशन रूल हम सीख चुके हैं। सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सेम है एडिशन की तरह ही। फिर उसके बाद आपके पास मल्टीप्लिकेशन रूल है, वो भी हम सीख चुके हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना, ये आपके पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ये किस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि आपने रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेना है, उसका स्क्वायर रूट लेना है, तभी आपके पास आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी। और ये एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, मतलब जिस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने का मतलब ये होता है कि ओरिजिन से यहाँ पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है, कितनी लेंथ बन रही है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, ये मैग्नीट्यूड होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, एंड दैट इज आर। इसको आप ऑलरेडी जानते हैं। इसके लिए फॉर्मूला ये था, ये हमने मेंशन कर दिया है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कंजुगेट। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कैलकुलेट इस तरह से किया जाता है कि जो आयोटा वाली टर्म्स होती हैं उनका सिंबल चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर था z = x प्लस आयोटा वाई। इसका आपने कंजुगेट कैलकुलेट करना है तो आप इसके ऊपर बार लगाएंगे, इधर भी ऊपर बार लगा देंगे। अब इसका बार तभी ऊपर से हटेगा जब इसके नीचे आने वाली टर्म्स में जिस टर्म के साथ आयोटा लगा हुआ है उस टर्म का सिंबल आपने चेंज कर देना। मतलब एक्स वाली टर्म के साथ तो आयोटा नहीं था, इसको वैसे ही लिख लेना, लेकिन वाई वाली टर्म के साथ आयोटा है, इसका आपने सिंबल चेंज कर देना है। पहले पॉजिटिव था, अब नेगेटिव हो जाएगा। नाउ दिस इज कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो ये फॉर्मूला रहेगा कंजुगेट का। कंजुगेट एक्चुअली हमें यूज करने पड़ते हैं कंजुगेट्स जब हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डिवीजन आ रही हो। फिर उसके बाद है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया इस टाइप का, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने को कह दिया गया। जैसे आपके रियल नंबर्स में अक्सर कह दिया जाता था कि के एक नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें, तो आप कहते थे कि 1/k इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ के। तो इनवर्स वही चीज होती है जो कि आपके पास उसी सेट के अंदर जो आइडेंटिटी है वो बना दे ऑपरेशन को यूज करते हुए। तो k × 1/k जब हम करेंगे तो दिस इज 1, एंड 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी तरह आपका एडिटिव इनवर्स फाइंड करने को कहा जाता था कि 3 का एडिटिव इनवर्स फाइंड करें, तो आप कहते थे कि -3 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 3, क्योंकि 3 और -3 को जब हम ऐड करेंगे तो आपके पास 0 आएगा, और 0 इज द आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। तो इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी आपको मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स फाइंड आउट करने का कहा जाता है, कि मतलब आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करके देना। तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि रियल पार्ट जो है ये आपके पास ऊपर रहेगा, और ओवर में आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी कॉम्प्लेक्स नंबर की, एब्सोल्यूट वैल्यू, और ऊपर ये इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पे आपके पास कॉम्प्लेक्स आयोटा रहेगा। इसको आप सिंपलेस्ट वर्जन में इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये आपके कुछ फार्मूलाज थे, इनको आपने यूज करना है नेक्स्ट आगे। तो ये आप माइंड में बिठा लें, और इनकी हेल्प से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे। प्रॉब्लम्स हैं, सिंप्लीफाई फॉलोइंग, ये क्वेश्चन 3। ओके, ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें आपके पास एडिशन का क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्शन का है, मल्टीप्लिकेशन का है, मल्टीप्लिकेशन का है, मल्टीप्लिकेशन का है, ये डिवीजन का है। आप ये एडिशन वाला खुद कर सकते हैं,
जैसे अगर आप जल्दी जल्दी से करके देखें तो ये 10 बन रहा है और दूसरा 4 बन रहा है, ये बड़ा इजीली आपने कैलकुलेट कर लिया। माइनस वाला भी आप कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाला थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, लेकिन ये भी आपने एग्जाम्पल में करना सीख लिया। ये भी मल्टीप्लिकेशन वाला है, ये भी हो सकता है, ये भी मल्टीप्लिकेशन वाला है, ये भी हो सकता है, बढ़िया इजीली। और इस टाइप के जब क्वेश्चंस आ जाते हैं, इनको आप गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये इजी होते हैं, जिनमें कोऑर्डिनेट जीरो आ जाता है, ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी पड़ती। ये डिवीजन वाला जो है, ये आपको टेक्निक सिखाने के लिए मैं ये खुद कर देता हूँ एक। इसको सबसे पहले आपने कार्टीजियन में कन्वर्ट कर लेना, मतलब आपके पास बन रहा है 2 + i6। डिवीजन है तो आप बटा लगा लेंगे, और 3 + i7। इसको आगे फर्दर हम फिर सॉल्व करते हैं। अब यूं करेंगे, जो ओवर में दिया होता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका कंजुगेट कैलकुलेट कर लेंगे। कंजुगेट कैसे कैलकुलेट करते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर लेके आते हैं बार, और बार तभी हटेगा जब इसके ओवर में आने वाली जो टर्म्स हैं उनमें से जिसके साथ आयोटा है उसका सिंबल चेंज कर देना, तो ये आ जाएगा कंजुगेट। जो ओवर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, जो बटे में कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका कंजुगेट ले लेना है और उसी कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर देना है। मतलब आपके क्वेश्चन में, आपकी फ्रैक्शन में कुछ फर्क नहीं पड़ा, आपकी फ्रैक्शन वैसी की वैसी ही है, क्योंकि जैसा नंबर हमने मल्टीप्लाई किया है वैसा ही डिवाइड किया है। अभी अगर हम कट कर दें तो आपका क्वेश्चन वैसा का वैसा ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं किया। लेकिन हमने इनको कट नहीं करना, हमने तो इनको एक खास मकसद के लिए इंट्रोड्यूस करवाया है, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वालों को ऊपर वालों के साथ आपस में, नीचे वालों को नीचे वालों के साथ। तो मल्टीप्लिकेशन तो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, आपको पता है कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख लेंगे और फिर इनको मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं। 2 × 3 = 6, ये आ गया आपके पास 6। 2 × 7 = 14, ये -14 इसके साथ आयोटा रहेगा। फिर 6 आयोटा है, उसको मल्टीप्लाई करना है आपने 6 आयोटा को 3 के साथ, तो +18 आयोटा आ गया। 6 आयोटा को 7 आयोटा के साथ, तो -42 आयोटा स्क्वायर भी आ रहा है साथ में, तो ये लिखेंगे। इसी तरह ओवर वाला जो है आपके पास, ओवर में आप देखेंगे कि दोनों फैक्टर्स बिल्कुल सेम है, जस्ट अंदर सिंबल में फर्क है। तो इस तरह का एक फॉर्मूला होता था ना हमारे पास, x² - y² = x - y और x + y। और अगर आप गौर करें तो ये जो राइट साइड है वैसा ही ये भी बन रहा है। तो इसका मतलब हम ये देख रहे हैं, यहाँ पे 3 एज अ एक्स एक्ट कर रहा है और आयोटा 7 एज अ वाई एक्ट कर रहा है। तो हम इसको वापस रिड्यूस कर लेंगे, यूं लिख लेंगे 3² आयोटा 7² दरम्यान में माइनस रहेगा, बस फार्मूला को यूज़ किया है। ऊपर वालों को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास ये 42 नेगेटिव में आ रही थी टर्म, आयोटा की वजह से पॉजिटिव बन जाएगा, और ये -14 आयोटा और +18 आयोटा, प्लस का 4 आयोटा रह जाएगा। नीचे हमारे पास क्या बन रहा है, ये बन रहा था 9, ओके, और ये एक्चुअली बन रहा था हमारे पास आयोटा² 49, और यहाँ था नेगेटिव। ये आयोटा स्क्वायर ने भी नेगेटिव देनी है, तो इसका मतलब ये फिर बन जाएगा पॉजिटिव, तो +49 मिल गया। ओके, तो इसको मजीद आगे देखते हैं। 48 + आयोटा वाई बन जाए, आयोटा 4 बन जाएगा, ओवर में 58। ये 2 के टेबल पे कर सकते हैं, इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, 2 ऊपर से भी कॉमन लिया, यहाँ ऊपर से 2 कॉमन लिया, और इधर नीचे से भी, और वो 2 कट कर दिए, ठीक है। और फिर इसको आप सेपरेट करके यूं लिख सकते हैं। अब आपके पास ठीक से कॉम्प्लेक्स नंबर का वर्जन बन गया है। ऐसा ही था ना, कॉम्प्लेक्स नंबर के एक नंबर है यहाँ पे, फिर आयोटा है, फिर ये एक नंबर है यहाँ। इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन के बाद भी आपने इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद है कि समटाइम्स आपके पास आयोटा की कुछ पावर्स दे के कहते हैं कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें। इसको सॉल्व करने का मेथड ये होता है कि आप जानते हैं आयोटा² = -1, तो फिर आपने यूं करना है, ये पावर को और ये पावर को यूं करना है कि
जो भी ये पावर लिखी होगी उस पे 2 पे इसको डिवाइड कर देना है। तो ये आपके पास जो बन जाए, आपने आयोटा स्क्वायर की 7 पावर रिप्रेजेंट कर देनी है। और फिर आपको पता है आयोटा स्क्वायर जो है, ये आयोटा स्क्वायर की 7 पावर आपको आयोटा 14 ही लग रहा है ना? ओके। तो -1 की पावर 7, ये तो -1 ही आ जाएगा। इस तरह से करना है। समटाइम्स आपके पास ऐसा आ जाता है कि ऑड पावर दी होती है जिसको 2 पे डिवाइड करना, आपको लगेगा कि डिफिकल्ट है, पूरा पूरा आंसर नहीं आना, मतलब 15 ही लिखा हुआ आ जाए। आपने इसको कुछ यूँ कर देना है, आयोटा इंटू आयोटा 14। ठीक है, और आयोटा 14 को सिमिलर मेथड से सॉल्व करके आपने देख लेना है। वो तो अभी हमने देख लिया, -1 आ रहा था, तो हमारे पास माइनस आयोटा आ जाएगा आयोटा 15। इसी तरह 17 19 जो भी आ जाए वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। Since we know that iota square is equals to -1, so iota 14 is equals to iota squares पावर 7, ये तो हम ऐसे लिख सकते हैं। और आयोटा स्क्वायर जो कि -1 होता है सब्सटीट्यूट कर देंगे और फिर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी तरह ऐसे भी दिया जाता है कि आपको स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर दे दिया जाता है और कहते हैं कि इसको इन टर्म्स ऑफ आयोटा रिप्रेजेंट करें। तो आप यूँ कर सकते हैं कि -1 मल्टीप्लाई 16 स्क्वायर रूट ऐसे लिख सकते हैं, और फिर -1 स्क्वायर रूट अलग और 16 स्क्वायर रूट अलग। ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करता है ऐसे। ठीक है, और इसको आप आयोटा कह सकते हैं। और 16 का तो स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं आप कैलकुलेटर से। देखते हैं, हमने सेम इसी तरह से इनको रिप्रेजेंट किया है। और -1 स्क्वायर रूट जो था आयोटा है, आयोटा सब्सटीट्यूट कर दिया है, और स्क्वायर रूट ऑफ 16 +-4 आता है। तो आपका रिजल्ट क्या रहेगा, +-4 आयोटा। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। आपको याद होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए ये फार्मूला था, और इसमें आर अगर यूज हो रहा है तो आर का फार्मूला भी हमें साथ में लिखना पड़ेगा। आर में आपके पास ये देखें, आपके पास -4 एज आ एक्स है और 7 एज आ वाई है। तो आपने आर के फार्मूला में जस्ट एक्स और वाई की वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर दिया है। सब्सटीट्यूट करने के बाद आप बड़े ही इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 16 + 49 आ रहा है, और ये 65 स्क्वायर रूट में बनेगा। आपने अब बस इन वैल्यूज को इधर सब्सटीट्यूट करना है जी इनवर्स में, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। फैक्टराइज दिस, अभी हमने एक फॉर्मूला यूज किया था, x² - y² इज इक्वल टू x - y इंटू x+y। सेम वही चीज आएगी, लेकिन वहां पे x² - y² था, ये दरमियान में प्लस है, तो इसको माइनस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर को इंट्रोड्यूस करवा लेंगे। मतलब अगर हम ऐसे करते हैं, a² -1 और b², तो आप देखेंगे कि अगर इसको वापस सिंप्लीफाई किया जाए तो वही चीज बनती है जो था। ठीक है, ये -1 हम आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको देखते हैं आप, a² -1 4 b²। 4 जो है इसको 2² लिख सकते हैं, और -1 जो है ये आयोटा स्क्वायर लिखा जा सकेगा। और इनको हम अब यहाँ पे, अब देखें इनको इकट्ठे करके, सबके ऊपर स्क्वायर आ रहा था, इनको इकट्ठे करके एक दफा ही ऊपर स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पे a एज अ एक्स एक्ट कर रहा है, और 2 आयोटा b एज अ वाई एक्ट कर रहा है। जो हमने फार्मूला देखा था x², ये ऊपर लिखा हुआ है, ये फार्मूला यूज करने दिया आप लोग, तो फैक्टराइज हो गया फिर इजीली। जब आपके लिए जो पीछे हमने किए हैं क्वेश्चंस, इनमें ये आपके लिए एक्टिविटी है। तो ये आप स्टार्ट करें या ना करें, अपने लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं ना करवाएं, ट्यूशन स्टार्ट करें ना करें, लेकिन ये आपने खुद से एक दफ़ा प्रैक्टिस करके देख लेना है। मुझे उम्मीद है आज जितना आपको पढ़ाया है इस लेक्चर में, उसके थ्रू आप ये इजीली कैलकुलेट कर सकेंगे, सॉल्व कर सकेंगे। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई बुक में
क्वेश्चंस हों तो उम्मीद है आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।